Good morning to you, class 8th students. We are on chapter number 2 from Trade to Territory, and this chapter is related to our history portion. And in this class, we are going to start question number 4, question number 5, 6, and 7. We have done question number 1, 2, 3 in the previous class. So let's start with question number 4. What attracted European trading companies to India? यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ को ऐसा क्या था इंडिया में जिसने अट्रैक्ट किया और वो सभी ट्रेड के लिए इंडिया आए. सो फॉर दिस वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ दिस मैप अफ्रीका एंड इंडिया. सो आप लोग देखेंगे यहाँ है यूरोप और ये बहुत ही लंबा रूट है यूरोप से इंडिया आने का. तो ऐसा क्या था जो ये लोग इतनी लंबी दूरी को तय करते थे. सो फॉर योर नॉलेज अभी बता दें, ये लंबा रूट अब नहीं है. यहाँ पर एक कैनाल बन चुकी है, स्वेज कैनाल. बिकॉज ऑफ दिस ये जो रूट था वो शॉर्टेस्ट हो गया, शॉर्टर हो गया पहले से. सो ऐसा क्या था? सो दैट वी विल स्टडी इन द आंसर. The fine quality of silk and cotton produced in India had a big market in Europe. So silk and cotton की फाइनेस्ट क्वालिटी मिलती थी इंडिया में, जिसका सबसे बड़ा मार्केट कौन थी? यूरोपियन कंट्रीज़. मतलब वहाँ पे सिल्क और कॉटन की बहुत ज़्यादा डिमांड थी. तो ये एक रीज़न है उनके इंडिया में आने का और ट्रेड करने का. स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स, कार्डमम, सिनेमम टू वर इन द ग्रेट डिमांड. ये जो स्पाइसेस हैं, ये जो मसाले हैं ना, आज के टाइम में जो गोल्ड की प्राइस है ना, उस टाइम पर इन मसालों की बहुत ज़्यादा प्राइस हुआ करती थी, बहुत ही वैल्यूएबल होते थे ये. और ये लोग मेनली जो ये सारे मसाले हैं वो साउथ इंडिया के जो एरिया है वहाँ पर उगाए जाते थे. सो इन सभी मसालों के लिए भी वो इंडिया आए थे, क्योंकि ये सारे डिमांड में थे. बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड थी यूरोपियन कंट्रीज़ में. यूरोप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और अगर हम बात करें इंडिया से तो इंडिया के लैटिट्यूडनल पोजीशन से ऊपर है, तो वहाँ पे बहुत ठंड होती है. तो इन मसालों की उन लोगों को ज़रूरत होती थी. These were the reasons that attracted European trading companies to India. और ये सभी रीजंस हैं जो कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ को अट्रैक्ट किए इंडिया की तरफ आने के लिए. एक तो वो लोग आए सिल्क और कॉटन के लिए. उसके बाद सेकंड उनका मेन रीज़न था जो स्पाइसेस थे बहुत अच्छे क्वालिटी के इंडिया में होते थे, उनके लिए वो लोग इंडिया में आए. So now we will move forward to question number 5. What were the areas of conflict between the Bengal Nawabs and the East India Company? So ये वाला हम लोग एग्जाम्पल लेंगे नवाब्स एंड ईस्ट इंडिया कंपनी. सिराजुद्दौला वाला जो हमने एग्जाम्पल देखा था, अवध, वो लोग अवध पे अपना कॉन्कर करना चाहते थे, बट सिराजुद्दौला उनकी जो दखल अंदाजी है उसको बर्दाश्त नहीं करते थे. So let's start the answer. The conflict between the Bengal Nawabs and the East India Company started when the Nawabs refused to grant the company concession and demanded huge tributes. Now what do you mean by this line? So बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट मीन्स थोड़े बहुत इश्यूज़ हो रहे थे कि जो नवाब थे उन्होंने कंपनी को रियायत देने से मना कर दिया. कंपनी ट्रेड करने आई थी तो वो चाहती थी कि उन्हें थोड़ी बहुत रियायत मिले ट्रेड करने के लिए, ताकि वो अपना एक्सपेंशन कर सके. तो पहले तो उन्हें दे दी रियायत, पर जब वो उस रियायत का, उस छूट का गलत फ़ायदा उठाने लग गई तो नवाब रिफ्यूज़ टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन. मना ही कर दिया कि आपको कोई रियायत, कोई आज़ादी नहीं मिलेगी. The Nawab also denied the company any right to mint coins and stop it from extending its fortification. So नवाब ने एक और आदेश दिया, कंपनी का कोई भी राइट नहीं होगा मिंट कॉइन पे. एट दैट टाइम मिंट कॉइन्स होते थे. सो उनका कोई राइट नहीं होगा मिंट कॉइन्स पे. और वो जो किसी तरीके से फोर्टिफिकेशन, अपना जो एक्सपेंशन कर रहे थे, बढ़ा रहे थे अपने एरियाज़ को, उसको वो जो नवाब हैं वो स्टॉप करने के लिए बोलते हैं. उन्होंने रोक दिया उनकी फोर्टिफिकेशन को, उनके बढ़ाने, जो अपने एरियाज़ को वो बढ़ा रहे थे, एक्सपैंड कर रहे थे. Now we will move forward to the question number 6. How did assumption of Diwani benefit the East India Company? नाउ दीवानी राइट्स हम लोगों ने इलाहाबाद की ट्रीटी में पढ़े थे. दीवानी राइट्स मतलब सारे रेवेन्यूज़ जो कलेक्ट करेंगे वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी. मतलब जो पैसों का लेन देन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी संभालेगी. अब नाउ स्टार्ट द आंसर. ऑन बीइंग अपॉइंटेड द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड ग्रेटेस्ट पावर एंड अथॉरिटी. जैसे ही उन्हें दीवान अपॉइंट कर देते हैं
बंगाल का, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत ज़्यादा पावर और अथॉरिटी आ जाती है, सत्ता एक तरीके से उनके हाथ में हो जाती है। आफ्टर द अजम्पशन ऑफ दीवानी, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज बेनिफिटेड इन सेवरल वेज एज मैंशन बिलो। उन्हें दीवानी राइट्स मिलने के बाद उन्हें बहुत सारी छूट मिलती है, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे में होती है। और अब वो किन किन फ़ायदे में होती है वो हम इन पॉइंट्स के ज़रिए पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 1, इट अलाउड द कंपनी टू यूज़ द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज इन बंगाल। बंगाल रिसोर्स से भरा हुआ एक स्टेट था एट दैट टाइम, अभी भी है, ऐसा बात नहीं है। सो उस टाइम पर बंगाल में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थे, तो हम बन गए हैं दीवान। अब हमारे हाथ में सारी के सारी रेवेन्यू पावर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, उन रिसोर्सेज का खूब फ़ायदा उठाएंगे। तो कंपनी को क्या मिल गए, इट अलाउड द कंपनी टू यूज़ द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज और बंगाल। कंपनी अब क्या करेगी, रेवेन्यू रिसोर्सेज का यूज़ करेगी जो कि बंगाल में थे। नाउ ट्रेड वॉज फुल्ली कंट्रोल बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। दीवानी राइट्स हमारे पास हैं, तो सारा का सारा व्यापार किसके कंट्रोल में आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ जाता है। Point number 3, company used the revenue from India to finance its expenses like to purchase cotton and silk textile in India, maintain company troops and meet the cost of buildings the company fort and offices at Calcutta. उसने दीवानी राइट्स मिलने के बाद इंडिया की जनता का भला नहीं किया, उसने खुद का भला किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, खुद के खर्चों पे उन्होंने वो दीवानी राइट्स के जो रेवेन्यू थे उनको यूज़ में लिया। जैसे हमारी मिलों को खरीद रहे, मिलों मीन्स टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को खरीद रहे हैं, कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया दे परचेज्ड, कंपनी ट्रूप्स को मेंटेन किया जा रहा है, बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, फोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, ऑफिसेज बनाए जा रहे हैं कैलकाटा में। तो ये सारा का सारा किसका पैसा है, हमारा पैसा है। और खर्च कौन कर रहा है, किसके ऊपर हो रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है और अपने ऊपर ही कर रही है। नाउ पॉइंट नंबर 4, रेवेन्यू ऑफ बंगाल वॉज यूज टू फाइनेंस एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन गुड्स। और यहाँ हमारा सामान है, आप हमसे खरीद रहे हैं और भेज रहे हैं ब्रिटेन में। हमारा अच्छा जो गुड क्वालिटी का माल है हमसे खरीद के वो लोग ब्रिटेन में एक्सपोर्ट करते थे, और ये सारा पैसा कहाँ से आ रहा है, रेवेन्यू ऑफ द बंगाल। ये यूज़ हो रहा है फाइनेंस एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन गुड्स। Now we will move forward to question number 7. Explain the system of subsidiary alliance. हम लोगों ने सब्सिडरी अलाइंस पढ़ा था। सब्सिडरी अलाइंस को किसने इंस्टीट्यूशनलाइज किया था, टेल मी द आंसर, यू हैव टू टेल मी, राइट डाउन द आंसर इन योर कॉपी। इसके सामने आप लोग लिखिएगा ज़रूर किसने सब्सिडरी अलाइंस को इंस्टीट्यूशनलाइज किया था। Now I'm telling you the answer. According to the subsidiary alliance, the Indian rulers were not allowed to have their independent armed forces. सब्सिडरी अलाइंस का मतलब था कि इंडियन जो रूलर्स हैं वो अपनी आर्मी नहीं रख सकते हैं। दे केम अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। उनको कौन संभालेगा, अगर उन पर अटैक हो जाता है तो उनकी देखभाल कौन करेगा, उनकी देखभाल करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। आप खुद की आर्मी नहीं रखोगे, आपकी देखभाल करेंगे हम। मेजर इफेक्ट्स ऑफ दिस सिस्टम वर एज फॉलोज। और क्या क्या स्टेप्स से हम देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द गार्जियन ऑफ द टेरिटरीज दैट इट टुक अंडर द अलाइंस। सो जो रूलर्स इस अलाइंस के अंदर आते हैं वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उनके गार्डियन बन जाती है, ठीक है, क्योंकि वो उनकी देखभाल करेगी उन टेरिटरीज़ की, तो वो क्या होगी, इनडायरेक्टली गार्डियन बन जाती है। The Indian rulers had to pay for the subsidiary forces that the company was supposed to maintain for the purpose of their protection. अब ये जो गार्डियन बने हैं वो फ्री के गार्डियन नहीं बने हैं। गार्डियन बनने का मतलब हम आपकी सेफ्टी कर रहे हैं, बट आपको उसके बदले हमें क्या देने पड़ेंगे, मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। फ्री ऑफ सर्विस ये आपकी फैसिलिटी नहीं है। जैसे हमारे गार्डियन कौन है, हमारी मदर एंड फादर, फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपकी देखभाल करते हैं। यहाँ अगर बात की जाए तो एक टेरिटरी के गार्डियन बन जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, पर वो उनसे पैसे लेती है उनकी देखभाल करने के। नाउ पॉइंट नंबर 3, इफ़ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वॉज टेकन अवे एज पेनल्टी। अब मान लिया कि जो रूलर है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट देने में केपेबल नहीं है,
तो क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, उसकी टेरिटरी को ही हड़प लेते हैं, उसकी टेरिटरी को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लेते हैं। तो ये एक अच्छी सी साजिश हो गई उनकी। पहले तो सब्सिडरी अलायंस साइन करवा लो उनसे, उसके बाद उन्हीं से पैसे लो उनकी सेफ्टी के लिए, एंड आफ्टर दैट जब वो पैसे नहीं दे पाए तो मतलब चुपचाप उनकी जो पूरी टेरिटरी उसके अपने अंडर मिला लो। तो इनडायरेक्टली हम लोगों ने हमने नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने षड्यंत्र रचा है पूरे जो टेरिटरी उसको इनडायरेक्टली अपने अंडर करने का। सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास।